हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स में आपका जो टारगेट स्कोर है वो 140 प्लस रॉ स्कोर का होना चाहिए। क्योंकि इस बार सीट्स कम हैं तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप 140 प्लस मार्क्स को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मॉक्स के थ्रू अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो और मॉक्स लगाते टाइम आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑली बोर्ड की वेबसाइट पे एक लाइव मॉक कंडक्ट किया जा रहा है। ये लाइव मॉक बिल्कुल फ्री होता है और ये हर सैटरडे और संडे को कंडक्ट किया जाता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं तो आप सभी को ये लाइव मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। इस मॉक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन, और ये मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एसएससी हो, कैट हो, आईबीपीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो आपका सिलेक्शन है ना वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक आपके एकेडमिक्स पे, मतलब आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना सिलेबस का नॉलेज है आपको। दूसरा एप्टीट्यूड पे और तीसरा लक पे। अब मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एकेडमिक्स पे तो पूरा फोकस करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, सिलेबस को पूरी जान लगा के पढ़ेंगे, लेकिन वो एप्टीट्यूड को डेवलप नहीं करते। और यही एप्टीट्यूड को डेवलप नहीं करना उनको एग्ज़ाम में भारी पड़ जाता है। देखो, लक फैक्टर भी होता है, लेकिन लक फैक्टर ऐसा है कि इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप जो ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है ना, उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको, एसएससी के एग्जामिनेशन में अगर एकेडमिक्स का मान लो 40% रोल है तो एप्टीट्यूड का भी इक्वल 40% रोल है। और लक का मैं मानता हूँ कि अब का जो पैटर्न है उसमें 20% का रोल रह गया है। लेकिन जो एप्टीट्यूड और एकेडमिक्स है, इन दोनों का ही रोल बराबर है। आप सिर्फ पढ़ाई करते रह जाओगे और आप एप्टीट्यूड पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाके उनका एग्ज़ाम खराब हो जाता है और वो हमेशा 5, 10, 15 नंबर से छूट जाता है उनका फाइनल सिलेक्शन। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में एकेडमिक्स के साथ साथ एप्टीट्यूड पे भी इक्वल ध्यान देना है, इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अब ये जो एप्टीट्यूड में मैं इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका एक ही तरीका है कि आप मॉक्स दो। मॉक्स कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है। मतलब आप जो कुछ भी एग्ज़ाम में करने वाले हो उसको आप मॉक्स में प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे मेनली आपको तीन चीज़ें समझनी है, मतलब मॉक से आपको सीखनी पड़ेंगी ये चीज़ें। एक, कि आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का वो क्या होगा, ये आपको फिक्स करना है। दूसरा, कि आपको प्रेशर हैंडल करना सीखना है। और तीसरी चीज़ कि सिचुएशनल अवेयरनेस आपको सीखनी है कि मान लो अगर आपका मैथ्स का पेपर टफ आ गया तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं आपको, कैसे अपने दिमाग को काम रखना है, कैसे मैक्सिमम पॉसिबल उसमें अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली अगर किसी भी सेक्शन में आपके 2-3 क्वेश्चन में आप फंस गए, आपका एग्ज़ाम ठीक नहीं जा रहा है, तो उसमें कैसे अपने आप को संभालना है और कैसे बाकी जो टेस्ट है उसको अच्छा करना है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये आपका एप्टीट्यूड फॉर्म करती हैं। और जब भी आप मॉक्स दे रहे हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों पे फोकस रखना है और इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अभी से जितना भी टाइम बचा है सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स में, उसमें आप मॉक्स के थ्रू कैसे स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक, कि आपको मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और दूसरा, आपको अभी से कितने मॉक्स लगाने चाहिए। पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कितने मॉक्स लगाने चाहिए। तो देखो, अगर आप एक बिगनर हो तो आपको अभी से एग्ज़ाम होने तक 2 मॉक लगाने हैं पर डे, और ये 2 मॉक सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। और अगर आप एक रिपीटर हो तो आपको 2 लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्लस एक मॉक जो आपको लगाना है वो आपको न्यू मॉक कोई भी लगाना है जो आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब जो भी मॉक आप लगा रहे हो उसकी एनालिसिस कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो, आप बिगनर हो या रिपीटर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करनी है। ठीक है, प्रीलिम्स तक की मैं बात बता रहा हूँ, कोई भी और मॉक आप लगा रहे हो उसमें एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, वो आप प्रैक्टिस के लिए लगा लो। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है, अगर आप एक बिगनर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो उनको आपको लगाना है। और अटेम्प्ट क्वेश्चंस का मतलब यह है कि जब आप मॉक्स देते हो तो सीधी सी बात है कि आपको तुक्का नहीं मारना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप तुक्का नहीं मारोगे, उसको प्रॉपर एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो फिलहाल के लिए आप ऐसा समझो कि अगर आप एक बिगनर हो तो आपको जो एनालिसिस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसकी करनी है। अब वो चाहे गलत हो गए हों या सही हो गए हों, ठीक है, गलत हो गए हों तो देखना ही है, और अगर सही हुए हैं और अगर आपने एवरेज टाइम से ज़्यादा लिया है तो आपको डेफिनेटली उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है
और एनालिसिस के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी एक एरर बुक होनी चाहिए, और स्पेशली अगर आप एक रिपीटर हो तो आपको ये एरर बुक डेफिनेटली मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो ताकि आपका स्कोर ज़्यादा इंप्रूव हो। ठीक है, और अगर आप एक बिगनर भी हो तो भी आपको एटलीस्ट मैथ्स की और रीजनिंग की एरर बुक रखनी चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया, और यही गलती आप बार बार ना करो, इसके लिए आपको एक एरर बुक मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो ऑनलाइन लाइव मॉक्स कंडक्ट किए जाते हैं हर वीकेंड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ऑली बोर्ड हो, टेक्स्ट बुक हो, प्रैक्टिस मॉक हो, किसी पे भी ये जो लाइव मॉक्स होते हैं ये आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है और हर वीक करना है। इसके अलावा अगर आप एनालिसिस प्रॉपरली करना चाहते हैं तो आप ऑली बोर्ड, टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक पे जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आप मॉक्स लगा रहे हो, उसको आप मार्क करके रखो, मतलब बुक मार्क करके रखो, और उसको आप बार बार रिवाइज करो। एनालिसिस के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जो ऑफलाइन मॉक्स की बुक्स आती है वो आप ले सकते हो। इसके लिए मैं आपको किरण पब्लिकेशन की ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें आप देखो सब्जेक्ट वाइज आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इन चारों के आपको मॉक्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देता हूँ कि आपको क्या मिलेगा। ये किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। इस बुक में आप देखो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 118 सेट मिल रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के। इसमें आपको सीपीयू का एग्जाम है, सीजीएल टीयर 1 2020 है, 2021 है, 2022 है। 2022 के आप देखो कि आपको 40 सेट के पेपर मिल रहे हैं। तो इस बुक को मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को मार्क करना आसान हो जाएगा जो आप गलत करते हो, और उसके बाद उसकी जो एनालिसिस होगी, उसका जो रिवीजन होगा, वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बट अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल हो, बुक मार्क करके रिवाइज कर सकते हो ईजिली, तो आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप अभी से जो भी प्रीवियस ईयर मॉक्स दे रहे हो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअली में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखो, प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस पेपर को 2 सेक्शंस में बांट दो, जैसे आपका मेंस में होता है। ये हो गया आपका सेक्शन 1 मैथ्स और रीजनिंग का, और ये हो गया आपका सेक्शन 2 इंग्लिश और जीके का। अब सेक्शन 2 जो है आपका इंग्लिश और जीके का, उसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको ये सेक्शन 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर देना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। दूसरी चीज़ कि इसमें आपको गेस वर्क नहीं करना है, और गेस वर्क नहीं करने का मेरा मतलब यह है कि पहली चीज़ कि आपको जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, आपको तुरंत ये डिसाइड करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। और दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें आप ज़्यादा सोच के, स्पेशली जीके के पोर्शन में ज़्यादा आप सोच के उसमें सही आंसर नहीं पा सकते। तो आप इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ में आता है, आपको उसका आंसर पता है, आप मार्क करो। नहीं समझ में आता है, आप इमीडिएटली वहाँ से स्विच करके दूसरे क्वेश्चन पे पहुँच जाओ। इस तरह से आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, और जो आप टाइम बचाओगे वो आप यहाँ सेक्शन 1 में दे सकते हो। दूसरा कि जो भी क्वेश्चन आप देखो, खासकर जीके और इंग्लिश में ये चीज़ होती है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि यार ये आंसर हो सकता है, जो पहली बार आपको लगता है ना, मोस्टली वो सही होता है, वो इंट्यूशन होता है आपका। और अगर आप उस पर ओवरथिंक करके कोई और ऑप्शन मार्क कर देते हो तो आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम या मोर ऑफन देन नॉट वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये आप अपना जब मॉक देते हो आप तब भी कोशिश करना, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, ठीक है, ऐसा होता है। तो जो भी आपको पहली बार में लगे आंसर आप वो टिक करो, मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 1 की, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो इसमें जो ये जो सेक्शन है उसमें आपको कोशिश करनी है कि आप पेपर को 2 राउंड में कंप्लीट करो। अब ये जो 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। एग्ज़ाम में, सिलेक्शन में ये आपके काफ़ी काम आएगी। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो फर्स्ट राउंड है आपका, उसमें जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन देखा, आपको ये समझ में आया कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं और ये मैं करूँगा तो आंसर आ जाएगा, और आप विदिन 30 सेकंड उसको सॉल्व कर पाओगे, तो उसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहला काम ये है। अब सेकंड स्टेप में आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है कि आप वो सॉल्व कर सकते हो, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो। और जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ के लगे कि इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, उसको सीधा आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ। तो जब आप अपना डैशबोर्ड देखेंगे ना, उसमें आपको 2 तरह के कलर दिखाई देंगे, मतलब 3 दिखाई देंगे बेसिकली। एक ग्रीन वो होगा जो आपने सॉल्व कर दिया होगा, ब्लू कलर वो होगा जो आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा होगा, और रेड कलर वो है जो आपको सॉल्व नहीं करना या आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब जब आपको सेकेंड राउंड में आना है, जो सेकेंड राउंड का आपका पेपर है, उसमें आपको जो भी आपने ब्लू कलर में क्वेश्चंस रखे हुए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह जब आप 2 राउंड में पेपर सॉल्व करते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको बताता हूँ।
इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। मतलब कई बार आपने सुना होगा लोगों से कि यार आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, या आपका खुद भी कई बार ऐसा हुआ होगा। तो जो मैंने आपको बताया कि पहले राउंड में आपको वो क्वेश्चंस कर लेने हैं जो आप विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर सकते थे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन 100% पता है, जो ईजी क्वेश्चन है, वो आप पहले राउंड में ही सॉल्व कर लोगे। दूसरे राउंड में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे जो आप कर सकते हो एक्चुअली, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा हुआ है। तो इससे जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते वो तो आप पहले राउंड में ही एलिमिनेट कर दिए, और सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे जो आप एक्चुअली कर सकते थे। तो इसलिए आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि यार कोई और क्वेश्चन मैं कर सकता था। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि आप पेपर कैसा भी हो, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कर पाओगे आप उस पेपर में, चाहे वो पेपर टफ हो चाहे वो पेपर इजी हो। आपका जो फर्स्ट और सेकंड राउंड से जो आप क्वेश्चन एलिमिनेट करोगे, क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, इससे जो भी आपने पढ़ाई करी, जितनी भी आपकी इन शॉर्ट औकात है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्कोर कर लोगे। तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने स्कोर ज़्यादा कर सकता था, मैंने कम ही किया। तो एक फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये कि जब आप पेपर एक बार में देखते हो, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन टफ आया। मान लो आपके पेपर में, आपकी शिफ्ट में मैथ्स टफ आया और रीजनिंग इजी आई, तो क्योंकि आपने पेपर एक राउंड में देखा है, फर्स्ट राउंड में आपने पूरा पेपर देखा है, तो आपको ये पता होगा कि अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दोगे तो आप ज़्यादा स्कोर करके आ पाओगे। ठीक है, मैथ्स अगर टफ आया है, इसमें आपके वैसे क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाओगे, तो आप अपना जो बाकी का टाइम है ना, वो रीजनिंग के सेक्शन में दोगे, जिससे आपका जो है स्कोर मैक्सिमाइज होगा। और ये चीज़ करने से आपको तीसरा बेनिफिट मिलेगा, वो होगा नॉर्मलाइजेशन में। और नॉर्मलाइजेशन की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ये आपको समझाया है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता कैसे है। तो देखो, जो आपका एवरेज स्कोर है, मान लो कि ये आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर है, सपोज करो 200 मार्क्स का पेपर है और आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर गया 120। ठीक है, तो अगर आप 120 से नीचे हो तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएं। और अगर आप अपने शिफ्ट के एवरेज स्कोर जो कि 120 है उससे ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब अगर आपने 130 स्कोर किया तो आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। और यहाँ पे मान लो अगर आपने 170 स्कोर किया तो आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो एवरेज स्कोर है आपकी शिफ्ट का, ठीक है, उससे, जो एवरेज स्कोर है आपकी शिफ्ट का, उससे आप ज़्यादा स्कोर करो। ठीक है, चाहे वो जितना भी एवरेज स्कोर हो सकता है आपकी शिफ्ट इजी हो और एवरेज स्कोर 130 हो, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 130 ज़्यादा स्कोर करो ताकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ें। तो ये जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने से, तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको टफ सेक्शन की, इजी सेक्शन की नॉलेज हो जाएगी और उससे आप मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कर पाओगे और आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा जब भी आप मॉक्स अटेम्प्ट करते हो उसको पूरा सीरियसली अटेम्प्ट करो। ऐसा एग्जाम लाइक माइंडसेट में जाके करो, बीच में मॉक शुरू करके बंद मत कर दो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मॉक से सीख सकते हो, एप्टीट्यूड अपना इंप्रूव कर सकते हो, और यही मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।